ऐसे तो आज़ादी के बाद देश में बहुत सारे आंदोलन हुए, हर राज्यों में हुए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर दो बड़े आंदोलन हुए। एक संपूर्ण क्रांति, जिसकी अगुवाई जयप्रकाश नारायण ने की थी, और दूसरा अन्ना हजारे ने। जयप्रकाश नारायण के तीन बड़े शिष्य जो बिहार में बड़े नाम बने, लालू यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार। अब अन्ना हजारे की तरफ से देखें तो अरविंद केजरीवाल आए, लेकिन एक नया शख्स जो पिछले 2 साल से पैदल मार्च कर रहा है, गांव गांव, गली गली में घूम रहा है, और वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर हमारे साथ हैं। एक नए आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं आप। सबसे पहले तो आपका एबीपी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। और आप जिस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आपका ये मानना है कि सामाजिक आंदोलन के जरिए ही आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और व्यवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि मैं भी पिछले 25-26 सालों से बिहार के गली गली में जा रहा हूँ, नरसंहारों को देखा है, गरीबी को देखा है, लोगों के अंदर में जो जातिवाद का जहर जो है वो जो घुला हुआ है वो देखा है। आप भी वही सब देख रहे हैं। पर सवाल है कि आपके पास क्या वो रोड मैप है, क्या वो ब्लूप्रिंट है जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि आमूल चूल परिवर्तन ला देंगे, बिहार में कुछ ऐसा करेंगे जो आज तक किसी ने किया नहीं। पहली बात तो प्रकाश जी, आपने शब्द प्रयोग किया आंदोलन का। मेरा व्यक्तिगत तौर पर आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। मैं हर गांव-गांव में जाकर मैंने कहा है कि लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आंदोलनों से सामाजिक व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता है। आंदोलन जो है, अगर आप पूरे मानव सभ्यता के इतिहास को देखेंगे, पढ़ेंगे पूरे दुनिया में, तो फ्रांस की क्रांति को अगर आप अपवाद के तौर पर हटा दें तो दुनिया में किसी भी आंदोलन से किसी नई व्यवस्था का सृजन नहीं हुआ है। आंदोलन जो है वो तेज हथियार के जैसा है, जिससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं। उससे आप पौधे को वृक्ष नहीं बना सकते हैं। आपने जो जिन 2 आंदोलनों का जिक्र किया, जेपी आंदोलन से उस समय की सत्ता में बैठी कांग्रेस, इंदिरा जी को सत्ता से हटा दिया गया, लेकिन देश में या बिहार में एक नई सत्ता, एक नई व्यवस्था का जन्म नहीं हुआ। अन्ना आंदोलन से देशव्यापी आंदोलन हुआ, उससे उस समय की सरकार को नुकसान हुआ, वो सत्ता से कांग्रेस यूपीए की सरकार हट गई, लेकिन उससे कोई नई व्यवस्था का सृजन नहीं हुआ। ये मानव सभ्यता का इतिहास बताता है कि आंदोलनों से आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, नई व्यवस्था नहीं बना सकते हैं। तो जन सुराज उस मायने में आंदोलन नहीं है, ये एक प्रयास है जो कि मूलतः गांधी जी की बातों से प्रभावित है। लेकिन आप तो 2 अक्टूबर से अब नई पार्टी आप बनाने जा रहे हैं। नहीं, और उसमें तो आप वोट मांगेंगे ही? नहीं, बिल्कुल नहीं मांगेंगे। मैंने पहले भी नहीं मांगा है और आगे भी नहीं मांगेंगे। लोगों को हम इतना ही बता रहे हैं। तो वो पार्टी फिर करेगी क्या? भाई, पार्टी लड़ेगी। अगर वो पार्टी सही उनकी पात्रता होगी तो लोग उनको वोट देंगे। उनका एजेंडा क्या होगा? उनका एजेंडा यही है कि बिहार में विकल्प के, अब लोग इससे सहमत होते हैं कि नहीं भैया, जो रास्ता आप बता रहे हैं ठीक है, लेकिन विकल्प तो होना चाहिए। हम लोग किसको दें? हम लोग को तो तीनों लोगों ने प्रशांत जी, सुनिए 1 मिनट, आपने कहा किसको दें? मैं ये सवाल लोग करते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपके पास विकल्प नहीं है तो आप आकर विकल्प बनाइए। तो लोग कहते हैं भैया, हमको राजनीति की समझ नहीं है, हमारे पास तो संसाधन नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो हम कह रहे हैं कि हम आपको मदद कर रहे हैं, आप आइए, खड़े होइए। यही इसी सवाल पे मैं आ रहा था। ये इंटरव्यू बिहार के वो लोग, देश के वो लोग, तमाम लोग देखें जो ये जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर के पिटारे में आखिर वो कौन सा तरकश है उनके कमान में कि जिससे वो लोगों को ये बता सकेंगे कि आखिर बिहार में क्या आमूल चूल परिवर्तन करेंगे और वो कैसे। मैंने इसीलिए सवाल पूछा था आपसे कि ब्लूप्रिंट क्या है, वो रोड मैप क्या है। जैसे आप गाँव में गए, आप सड़कों से गुजरे, लोगों से देखे, फटेहाली देखी, गरीबी देखी, बदइंतज़ामी देखी, आपने बहुत ख़राब व्यवस्था देखा, पंचायतों की स्थिति देखी, 3 टियर सिस्टम है बिहार में भी। तो ऐसे में आपने तो कोई रोड मैप तैयार किया होगा? बिल्कुल, रोड मैप तैयार कर रहे हैं। वो क्या है? कर रहे हैं बिहार में। जो देखिए, रोड मैप तो पूरा ही जारी करेंगे, पूरे बिहार का करेंगे, हर पंचायत का करेंगे। लेकिन जो 3 बातें अगर आपको मैं शॉर्ट में अभी बताऊं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों की पढ़ाई जो है, जब तक उसको नहीं सुधारा जाएगा तब तक समाज पर आश्रित रहने वाले लोग, समाज पर, व्यवस्था पर बोझ बनने वाले डिपेंडेंट लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो पहला जो प्रयास है
कि उस पूल में और लोगों को आने से रोका जाए, तो 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में आमूल चूल परिवर्तन लाया जाए। जैसे एक मैं परिवर्तन, आ रहा हूँ, जैसे कोई एक परिवर्तन मैं बताइए। बता रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ, पहले पूरा मॉडल समझ लीजिए। 15 साल से 50 साल 45-50 साल के जो उम्र है के लोग हैं, अगर शिक्षा सुधर भी जाए तो अब उनका जीवन सुधरने वाला नहीं है। उनके पास कुछ न कुछ स्किल है, वो प्लम्बर हैं, वो मेसन हैं, वो रोजगारी कर सकते हैं, वो बाल काट सकते हैं, वो फॉल सीलिंग बना सकते हैं, वो इलेक्ट्रीशियन हैं। वो लोग बिहार में भी हैं, बिहार के बाहर भी हैं। उनको पूंजी उपलब्ध कराया जाए ताकि वो मजदूरी करना छोड़कर छोटे मोटे इंटरप्रेनर बन सकें, रोजी रोजगार पैदा कर सकें। एक सेकंड, बस एक सेकंड, मैं इसी पर सवाल काउंटर है कि सर्व शिक्षा अभियान चला जिसमें बच्चों को 1 से नहीं, ये बिल्कुल 6 गलत, साल तक ये के गलत किया बात गया। है। मैं आपको बता रहा स्किल हूँ, डेवलपमेंट के लिए नहीं, कुछ नहीं किया गया है। हाँ, वही यही मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो है वो, मैं आ रहा हूँ इस पे। देखिए क्या हुआ है बिहार में पिछले 30-35 सालों में, समतामूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर, समतामूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर पूरे बिहार में हर साल करीब अभी हम लोग 45 से 50 हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं शिक्षा पर सिर्फ। और पूरे बिहार में स्कूल के नाम पर बिल्डिंग बना दिए गए। वहाँ अब नतीजा क्या हुआ है कि जहाँ बिल्डिंग है वहाँ पर पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ तीनों है वहाँ बच्चे नहीं हैं, जहाँ सब है वहाँ पढ़ाई नहीं है। आपका एक मॉडल शिक्षा को लेकर के आपने कही, लेकिन बिहार में सबसे बड़ी समस्या जिसको लेकर आप 2 बातें जनता के बीच में जाते हैं, काफ़ी वो वायरल भी होता है कि भाई आपसे तो अच्छे लालू जी हैं, पिता हैं, जो 9वीं फेल को भी वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात आप ये कहते हैं कि देखिए मोदी जी आपसे इतने सांसद ले जाते हैं, अब बुलेट ट्रेन कहाँ चला रहे हैं, तो गुजरात में चला रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये बात तो आप बता रहे हैं लोगों को, पर लोग ये जानना चाहते हैं आपसे कि इसका आपके पास क्या विकल्प है, इसका क्या मॉडल है जिससे कि पलायन जो बिहार से बाहर है। मैंने आपको बताया जो 3 जो आधारभूत चीज़ें हैं, जल, जमीन और लोग, ये बिहार की ताकत है। हम लोग के पास लोग हैं, जमीन, उपजाऊ जमीन है और पानी है। और इन तीनों को हार्नेस हम लोग तब कर पाएंगे जब हमारे पास शिक्षित लोग होंगे, युवाओं के पास रोजगार का साधन होगा और बुजुर्गों को एक सम्मानजनक जीवन जीने की स्थिति हो। तो जैसे मैंने आपको शिक्षा के बारे में बताया, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पलायन कैसे रुकेगा, लोगों को रोजी रोजगार कैसे मिलेगा। पिछले 30 साल में सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी को ही रोजगार का आधार बनाया है। और समाजवाद की सोच कहिए या उसका डिस्टॉर्शन कहिए कि पूंजी से एक तरह से हम लोगों ने दूरी बना ली। पूंजीवाद के खिलाफ ही नारा देकर जो लोग गद्दी पर बैठे हैं, तो उनको लगता है कि पैसा और पूंजी ये बहुत कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि हमको अलग रहना चाहिए। धीरे धीरे वो आइडियोलॉजिकल चीज़ें सरकार में उनके कार्यशैली में शिप इन कर गई। तो बिहार में जो कैपिटल फॉर्मेशन है, जो पूंजी का सृजन है, वो खत्म हो गया। पलायन कैसे रोकेंगे आप? पलायन रोकने का बस वही उपाय है कि क्योंकि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर ऐसा क्या मैजिक करने वाले हैं जिससे कि पलायन रुकेगा। बिल्कुल एकमात्र इसका पलायन रोकने का तरीका है यहाँ के लोगों को वार फुटिंग पर पूंजी उपलब्ध कराना। तो आप ये दावा करते हैं कि पलायन को आप रोक देंगे? 1 साल के अंदर जब जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो साल भर के अंदर डिस्ट्रेस माइग्रेशन विल स्टॉप एंड पीपल विल स्टार्ट कमिंग बैक। एक अब इन सब सवालों से, क्योंकि आपने ब्लूप्रिंट बताया हमारे दर्शकों को, अब जब प्रशांत किशोर हो तो राजनीतिक बात ना हो, यह कैसे हो सकता है? नीतीश कुमार में आपने क्या ऐसा देखा जिसको लगा कि आपको उनके साथ चलना चाहिए था, और वो कौन सा पॉइंट आया जहां आपने सोचा कि अब इनके साथ नहीं जा सकते? नहीं, देखिए, लगा ये कि हम वो लोग हैं प्रकाश जी जिसको बिहार में आकर राजनीति करने की न कभी मंशा रही है, न मैंने कभी सोचा कि मैं बिहार में आके राजनीति करूंगा। मेरी कभी मंशा ही नहीं थी। और आप लोग इस बात के गवाह हैं कि जब नीतीश कुमार को मदद की, जब जीत गए, तो पूरी सरकार हम चाहते जो चाहते वो पोस्ट ले सकते थे, मेरे हाथ में था। लेकिन मैंने नहीं लिया, मैं तो छोड़कर चला गया। मेरे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि मुझे लगता था, हाँ दिया था, उन्होंने पोस्ट दिया था, मैं आज ज्वाइन ही नहीं किया कभी। एडवाइजर बनाया उन्होंने, सारी व्यवस्था मुझे बना कर दी। मुझे ऐसा लगता था पहले 5-7 साल के इनके कार्यकाल को देखकर कि अच्छा काम आप कर रहे हैं, नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई काम बिहार में आगे बढ़ाए, हम लोग तो ये चाहते हैं बिहार बढ़े। आपने कहा कब आपने तय किया कि अब इनके साथ नहीं चलना है?
मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का जो तीसरा, जब ये भाजपा के साथ वापस गए और जीत कर आए, तो मेरी नीतीश जी से बात हुई उस दिन। मैं आपको बता रहा हूँ, दर्शकों को बता रहा हूँ, इस बार जब उनका रिजल्ट आया, और मेरा ट्वीट जाकर देख लीजिए कि गेट रेडी फॉर 5 ईयर ऑफ लैक लस्टर गवर्नमेंट। एक दिन पहले भी बात हुई जब रिजल्ट की थोड़ी घबराहट थी, तो मैंने उस समय अनुमान था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन कितना गड़बड़ हो इसका अंदाज़ा नहीं था। जब रिजल्ट आया, मैंने उनसे हमसे उन्होंने बात करी। मैंने कहा आप मुख्यमंत्री मत बनिए, क्योंकि 42 विधायकों के साथ अगर आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप समाज के लिए क्या कर पाइएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा। आपका अपना जो नीतीश मॉडल जो भी है अच्छा खराब, वो तो आप कर नहीं पाइएगा। तो वो शाम तक 6 बजे तक मुझे कहते रहे कि नहीं मैं नहीं बनूंगा। अब जब जनता ने मैंडेट नहीं दिया तो हम कैसे बनेंगे? 6 बजने के बाद फिर मैं देख रहा हूँ कि फिर पलटी मार के बन गए। तो मैंने तय कर लिया कि भाई इस आदमी का अब वो कहीं ना कोई राजनीतिक मोरालिटी बची है, ना कोई ये सपना बचा हुआ है कि भाई मैं बिहार के लिए क्या कर पाऊंगा या क्या कर पा रहा हूँ। बस एक ही चीज़ है कि मैं कुर्सी पर किसी तरह बना रहा हूँ। और उसके बाद तो उन्होंने अपनी जो स्थिति कर ली वो जग जाहिर है। तो आप उनको शायद प्रधानमंत्री तक पद पर ले जाना चाहते थे? नहीं, देखिए, अब जाना नहीं जाना वो तो हम लोग बिहारी होने के नाते मैं तो हमेशा ये चाहूँगा कि भाई अपने राज्य का कोई आदमी वहाँ पहुँचे। नहीं, क्योंकि आप उसी अभियान में लगे हुए थे। और नीतीश कुमार में किसी एक दौर में वो क्षमता कई लोगों को दिखी थी कि इस आदमी में वो क्षमता है, ये कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने खुद से अपना खड्डा खोदा, खुद से ही। अब 15 के चुनाव के बाद मैं क्या कहूँगा, पूरे देश ने माना कि भाई मोदी को ये चुनौती दे सकते हैं। आज गांव-गांव में लोग गाली दे रहे हैं कि भाई इससे ज़्यादा भ्रष्ट कोई सरकार नहीं देखी। जो नीतीश कुमार जंगल राज के खिलाफ आए, आज गांव-गांव में लोग कह रहे थे कि जो लालू का राज था वो तो अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश का राज अधिकारियों का जंगल राज है। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अधिकारियों का जंगल राज। बिल्कुल, ये किस आधार पर करिए? कि भाई अधिकारी चला रहे बड़ा हैं। बयान है ये। नहीं, मैं तो रोज कहता हूँ ये। कैसे? मैं बता रहा हूँ, वही उसने जो बोला वो बता रहा हूँ कि लालू जी के राज में जो अपराधी था वो गन लगाकर रात में लूटता था। नीतीश के राज में जो अधिकारी है वो कलम लगाकर दिने में लूट रहा है। खारिज में तो पैसा लेगा ही। आप तो पिता तुल्य मानते हैं नीतीश जी को, अभी क्या आप उनको राय देना चाहेंगे? क्या आप मैं उनको यही राय दूंगा। अब हम ना वो हमसे राय मांग रहे हैं तो कहते हैं कि उसको कुछ आता है। मतलब नीतीश कुमार की नज़र में तो किसी को कुछ आता नहीं है। लेकिन अगर हमें कोई राय उनको देनी हो तो इतना ही कहेंगे कि जो बची खुची आपकी पूंजी है इसको बचाइए, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपने जो अच्छा काम किया वो भी बर्बाद हो जाएगा। व्यक्तिगत ईमानदारी पर कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द पूरी जो व्यवस्था है वो भ्रष्टतम व्यवस्था है। और ये नीतीश जी को समझना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री अगर आज से 2 साल पहले छोड़ दिए होते तो बिहार में एक बहुत बड़े महापुरुष के तौर पर 5 बरस पहले छोड़ दिए होते तो माने जाते, प्रधानमंत्री न भी बनते। अगर नीतीश जी 2020 में जब मैं इनको सलाह दे रहा था, अगर मुख्यमंत्री नहीं बने होते तो आज बिहार की जनता कह रही होती कि भैया चलिए वापस नीतीश कुमार को बुलाइए। आज नीतीश कुमार को बिहार की जनता कह रही है भैया कुछ हो, इस आदमी को हटाओ। आज उन्होंने अपनी दुर्दशा खुद से बनाई है। 2 नेता अभी उभर रहे हैं, एक तो तेजस्वी यादव है और दूसरे हैं चिराग पासवान। इन दोनों को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, राज्य की राजनीति में तो चिराग जी हैं नहीं। चिराग जी को से मेरी दोस्ती भी है और मैं उनको बेहतर व्यक्ति मानता हूँ, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास कर अपने तरह से वो लगे हुए हैं, लेकिन वो ज़्यादातर उनके पिताजी ने भी ज़्यादातर राजनीति दिल्ली से की और चिराग जी ने भी अपनी राजनीति का केंद्र दिल्ली ही रखा है। बिहार में संगठन का विस्तार पार्टी वो तो है और मेरे उनको शुभकामना भी उस चीज़ के लिए है, लेकिन बिहार में ज़मीन पर उतरकर कोई बहुत लंबा बड़ा प्रयास उन्होंने नहीं करी है। उनमें शायद क्षमता है भी, लेकिन जो उनकी सोच है। क्या कभी भविष्य में आप दोनों नहीं, हमारी बातचीत होती रहती है। बातचीत तो हमारी चिराग जी से आज से नहीं, हमेशा चिराग और हम बातचीत होती रहती है, बातचीत करते हैं, लेकिन वो भाजपा के साथ हैं और उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। तेजस्वी का जहाँ तक सवाल है, तेजस्वी यादव मेरे लिए आज भी लालू यादव के लड़के हैं, विशुद्ध तौर पर जाति की राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं और अपनी समझ को बेहतर करने का कोई बहुत बड़ा प्रयास उन्होंने किया नहीं है। विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में खड़े होकर भाषण दे देना और समाज को समझना, दोनों में फ़र्क है। लालू जी को चाहे कुछ भी आप कहिए, उनको समाज की समझ थी, समझ है और
वो समझ इसलिए है कि उन्होंने 20 साल, 30 साल, 40 साल जमीन पर मेहनत करके, संघर्ष करके लालू जी ऊपर आए। तेजस्वी यादव जैसे जो लीडर हैं, ये तो सिर्फ इसलिए हैं कि भाई ये इनके पिताजी हैं वहाँ पर। उनकी पहचान तो आज भी मेरी नज़र में यही है कि वो लालू यादव के लड़के हैं, इसलिए आरजेडी के नेता हैं। आपके सामने चुनौती किससे है सबसे ज़्यादा, बीजेपी से या नहीं, हम लोग NDA समझते से? हैं कि जो नई व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं, जनसुराज का मुकाबला सीधे एनडीए से ही होगा। जनसुराज क्या सत्ता में आएगी, क्या सरकार बनाएगी बिहार में? अगले साल जब भी चुनाव होगा तो बिहार में एक नया फॉर्मेशन ही सरकार बनाएगी और वो फॉर्मेशन जनसुराज है। अलायंस होगा उसमें? कभी नहीं होगा अलायंस। जनसुराज अकेले? अर्श पर या फर्श पर, मैं रोज कहता हूँ, जनसुराज या अर्श पर है या फर्श पर है, बीच का कोई सवाल नहीं है। जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, या तो जनता को समझ में आएगा और एक तरफा वोट पड़ जाएगा, और अगर जनता को हम लोग समझाने में असफल रहे तो हम लोग को 2-4 सीट भी नहीं आएगा। ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात के लिए तैयार हूँ कि अर्श पे जाएं या फर्श पर जाएं, ये लड़ाई जारी रहेगी, और चाहे 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, इसको करना है। हर हालत में बिहार को सुधारना है। मुझे ये समझ है और मेरी अपनी सोच है कि अगर मेरे जैसे आदमी की हिम्मत नहीं पड़ेगी बिहार में प्रयास करने की, तो किसकी हिम्मत पड़ेगी। तो इस मिट्टी का कर्ज है, उसको अदा करना है, और मैं अपने जीवन का सब कुछ, जो मेरी बुद्धि, शक्ति, अनुभव, संसाधन, जो कुछ भी है, सब कुछ मैंने दांव पर लगाया है, और इसको किए बगैर मानूंगा नहीं।